हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजीएस आईएएस। 19 अप्रैल को जेपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम संपन्न हो चुकी है और इस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो प्रथम प्रश्न पत्र है यानी सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र, उसमें राज व्यवस्था, शासन, लोक प्रशासन, विकेंद्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े प्रश्नों के आंसर्स पे हम लोग चर्चा करेंगे कि विभिन्न प्रश्नों के सटीक उत्तर क्या होंगे। तो शुरू करते हैं एनालिसिस। देखिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेगमेंट से जो पहला सवाल है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब ये तो पहले से ही मालूम था कि भाई जेपीएससी के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं वो बड़े ही फैक्चुअल होते हैं और ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। जब हम लोग केजीएस के अंदर प्री कम मेंस जेपीएससी फाउंडेशन बैच में क्लासेस क्यूरेट कर रहे थे, आपको याद होगा उस समय मैं बार बार आपको बताता था कि प्रीलिम्स तो आपके लिए चुनौती रहेगी ही नहीं, आपको बेसिकली मेंस पे ध्यान देना है, क्योंकि मेंस का सिलेबस करते समय प्रीलिम्स की आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि परीक्षा भवन में जब सवालों का सामना होगा तो आपको लगेगा कि यार इसके लिए तो कुछ अलग से रणनीति बनाकर हमें काम करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब बताइए, इस तरह का अगर सवाल पूछे तो इसके लिए किसी भी कैंडिडेट को स्पेसिफिक होकर आपको लगता है कि प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है ना। इस तरह के सवालों का जवाब हर प्रकार के प्रतियोगी अभ्यर्थी दे सकते हैं। अगर कोई वनडे जैसी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहा होगा ना, वो भी इस सवाल को एड्रेस कर जाएगा। मेन चैलेंज मुख्य परीक्षा को लेकर है, जहां डिस्क्रिप्टिव नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तय मानिए, जो हमारी क्लासेस चली है, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि आपको प्रीलिम्स में कहीं कोई समस्या नहीं आई होगी और मेंस तो पूरी तरह से आपका अपना है। देखिए, पहला सवाल है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो भाई, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। आपको मालूम है कि हमारी संविधान सभा संविधान निर्माण से संबंधित दायित्वों का निर्वहन विभिन्न समितियों के रूप में कर रही थी। उन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण कोटि की समिति प्रारूप समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी, मसौदा समिति। और इस समिति में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के अलावे 6 अन्य सदस्य भी थे। आपको मालूम है, जैसे KM मुंशी, N गोपालस्वामी अयंगर, अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर, DP खेतान। बाद में BL मित्तर के बदले में N माधव राव आए, क्योंकि BL मित्तर साहब ने रिजाग्नेशन दे दिया था स्वास्थ्य कारणों से, और DP खेतान साहब की बीच में ही मृत्यु हो गई थी, तो उनके बदले में TT कृष्णामाचारी आए थे। तो बहुत विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की। हम लोग तो ये भी पढ़े हैं कि हमारी संविधान सभा किस तरीके से काम कर रही थी, है ना। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा प्रश्न, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया। तो इसमें एक ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अब्दुल्ला समद 1962 नहीं, फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज फेडरेशन बनाम भारत संघ 1986 नहीं, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992 बिल्कुल, रामानुजम बनाम तमिलनाडु राज्य नहीं। तो C है, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। इसके अलावे एक और महत्वपूर्ण वाद है उन्नी कृष्णन JP व अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद 1993। तो अगर मान लीजिए कि मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 और उन्नी कृष्णन JP व अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद 1993 दोनों विकल्प होता, तो उस स्थिति में सटीक विकल्प उन्नी कृष्णन JP व अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद 1993 होता। लेकिन चूंकि वो विकल्प नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992 ही इसका सटीक विकल्प है। यही इसका उत्तर है। प्रशासन की कला किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण करना है। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी पर्सन टू अचीव
सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव, ये किसका स्टेटमेंट है? जाहिर सी बात है, पेपर 4 में लोक प्रशासन खंड में आपने इसे पढ़ा है, ये एल.डी. वाइट का स्टेटमेंट है ना। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। तो ऑब्वियस सी बात है, केवल एक, एल.डी. वाइट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थानीय शासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करती है एवं उसके अधीन होती है। लोकल गवर्नमेंट डिराइव्ड अथॉरिटी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड आर सबऑर्डिनेट टू इट। नहीं, आप सबको मालूम है कि भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों 1992 के सौजन्य से स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिल गया, और संवैधानिक दर्जा मिलते ही संविधान के प्रावधानों के माध्यम से इसे शक्तियां हासिल होने लगी। तो पहला स्टेटमेंट एकदम गलत है। लोकल गवर्नमेंट आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट अप टू सर्टेन एक्सटेंट, बट हमें बेसिकली क्या देखना है इसमें कि सबसे सटीक विकल्प कौन सा है। लोकल गवर्नमेंट डिराइव्ड देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकल गवर्नमेंट परफॉर्म फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। देखो, मिला जुला के जितने विकल्प दिए गए हैं, है ना, थोड़ी मोड़ी सत्यता सबके साथ है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप हल करते हैं तो उपलब्ध विकल्पों में जो सबसे सटीक विकल्प होता है उसके साथ आपको जाना होता है। तो इस लिहाज से सी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस। स्थानीय शासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है ना। अब देखो, बी ऑप्शन दिया है कि स्थानीय शासन राज्य सरकार पर आश्रित होती है। अब देखो, राज्य सूची का ही विषय है स्थानीय शासन, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंदर भी कुछ लूप होल्स है। जैसे राज्य सूची में वर्तमान में कुल 59 विषय वस्तु हैं, और उन 59 विषय वस्तुओं में से 29 विषय वस्तुओं पर स्थानीय स्वशासन की इकाइयों यानी पंचायती राज को निर्णय लेने की शक्ति है। ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के सौजन्य से उल्लेखित है, लेकिन साथ में एक पेच ये फंसा दी गई है कि 29 में से कितने विषयों पर स्थानीय निकाय निर्णय ले सकेंगी, इस बारे में फैसला करने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास होगी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि स्थानीय शासन राज्य सरकार पर आश्रित होता है, लेकिन पूरी तरह से आश्रित नहीं होता, क्योंकि संविधान में उसका अलग से उल्लेख कर दिया गया है। इसीलिए मैं कहा कि थोड़ी थोड़ी सत्यता सारे विकल्पों के ऊपर लागू हो सकती है, लेकिन हमें तो एक ऐसे विकल्प का चयन करना है जो सर्व उपयुक्त है, जो मस्ट एप्रोप्रिएट है। तो इस लिहाज से सी विकल्प सटीक उत्तर होगा इसका, है ना। Which part of the Indian Constitution declares India to be welfare state? भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? एकदम बहुत आसान सवाल। भाग 4, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। केवल 2, बी इज द करेक्ट चॉइस। लोक प्रशासन का अध्ययन किसका है? Public administration is the study of maintenance of law and order, control of trade and commerce, public policy implementation, public administration dynamics of the state। कानून और व्यवस्था का पालन, व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण, सार्वजनिक नीति का क्रियान्वयन, राज्यों के राजनीतिक प्रशासन की गतिकी। तो इसमें देखो, सबसे उपयुक्त सार्वजनिक नीति का क्रियान्वयन है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। तो आपको इसी विकल्प के साथ जाना चाहिए। हालांकि राज्यों के राजनीतिक प्रशासन की गतिकी भी, डायनेमिक्स भी लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र का ही हिस्सा है। कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, यह भी इनडायरेक्टली लोक प्रशासन का ही सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन उपलब्ध विकल्पों में सी विकल्प सबसे उपयुक्त है। तय मानिए यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, सार्वजनिक नीति का क्रियान्वयन। Which of the following governance models
इज मस्ट अलाइन विथ द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा, विकेंद्रीकरण से 2 सवाल पूछे जाते हैं। जेपीएससी ने पहले ही बड़ा वेल डिफाइंड मैनर में बता रखा था या बताता है कि किस सेगमेंट से कितने सवाल आएंगे। लोक प्रशासन से 4, विकेंद्रीकरण से 2, संविधान व राज्य व्यवस्था से 4, यानी कुल 10 सवाल आएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शासन मॉडल सहभागी लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के साथ सबसे अधिक मेल खाता है? एक है सत्तावादी शासन। नहीं जी, सत्तावादी शासन जो है ना वो केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, तो ये तो नहीं होगा। अथॉरिटेरियन गवर्नेंस नहीं होगा। टोटालिटेरियन गवर्नेंस, ये तो घोर सत्तावादी शासन है। टोटालिटेरियन का मतलब होता है सर्वाधिकारवादी शासन, जहां हुकूमत सारी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर लेती है। सर्वाधिकारवादी शासन यानी आम जनमानस का अपने मामलों में या अन्य संस्थाओं का अपने मामले में निर्णय लेने की कोई शक्ति ही नहीं होती। सारा अधिकार किसके पास केंद्रित हो जाता है? सरकार के पास। तो ये तो केंद्रीकरण को बढ़ावा दे रही है टोटालिटेरियन गवर्नेंस, ये भी नहीं होगा। यस, प्लूरल गवर्नेंस, प्लूरलिस्टिक गवर्नेंस, बहुलवादी शासन। बहुलवादी शासन का मतलब यह होता है कि सरकार की जो भिन्न भिन्न संस्थाएं हैं अपने अपने दायरे में स्वतंत्रता पूर्वक को निर्णय लेंगी। लास्ट में सरकार का केवल ठप्पा लग जाएगा कि यह सरकार का निर्णय है। वास्तव में सरकार का निर्णय उसका निर्णय नहीं होता, बल्कि उससे जुड़ी हुई संस्थाओं का निर्णय होता है। तो अलग अलग संस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में अगर निर्णय लेने की स्वतंत्रता रखती हैं तो इसका मतलब कि शासनिक परिक्षेत्र में डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण को अपनाया गया है ना। तो बहुलवादी शासन। कुलीन तंत्र नहीं, कुलीन तंत्र या ओलिगार्किक गवर्नेंस ये नहीं होगा, ये भी सत्ता के केंद्रीकरण की तरफ इशारा करता है। तो बताइए प्रश्न संख्या 7 का सटीक उत्तर क्या होगा? सी, बहुलवादी शासन। अब देखो जी आईआर के क्वेश्चंस। हालांकि पॉलिटी के और क्वेश्चंस होने चाहिए थे, 10 क्वेश्चन होने चाहिए थे। मतलब पॉलिटी से 4, लोक प्रशासन से 4 और विकेंद्रीकरण से 2। देखते हो सकता आगे हो। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? अब इसके लिए देखो जी, आप इंटरनेशनल रिलेशन नहीं भी पढ़ते होंगे, केवल करेंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो भी आपको मालूम होगा कौन है इसका अध्यक्ष। लेन के बारे में कौन नहीं जानता, है ना। तो मैडम उर्मिला वान डेर लेन है। तो बी इसका सही उत्तर होगा। जून 2025 में अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हवाई हमले किस ऑपरेशन नाम के तहत किए? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसके लिए भी आपको आईआर की कोई क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिंपल कोई सा भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं या रोज ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज भी सुनते हैं तो भी आप इन सवालों को हल कर ले जाएंगे। 2023 का मणिपुर संकट मुख्य रूप से किन 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़पों से संबंधित था? अरे कुकी और मैतेई। बी। रूस यूक्रेन युद्ध आधिकारिक रूप से किस वर्ष प्रारंभ हुआ? हाँ देखो जी, ये आपको उलझा सकता है और हो सकता है इस प्रश्न के उत्तर में अगर आयोग खेल करना चाहे तो खेल कर सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो तो भाई 2014 से ही प्रारंभ है ना। बट अगर हालिया परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, चूंकि हालिया परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर ही ये सवाल आपसे पूछा गया होगा, तो इस लिहाज से देखेंगे तो फरवरी 2022 में आधिकारिक घोषणा इसकी हुई है ना। तो आपको मैं तो यही कहूंगा कि 2022 के साथ जाइए, लेकिन अगर आयोग अपनी आंसर की में 2014 भी दे देता है तो भाई फिर तो गतिरोध पैदा हो सकता है। अब आयोग की मर्जी, मैं 2022 के साथ हूं। अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने से भारत का कौन सा क्षेत्र नकारात्मक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ज्वेलरी। बी। देखो जी, इस पीडीएफ में पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस मिसिंग हैं जो होने चाहिए थे, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जेपीएससी के अंदर पॉलिटी से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से
4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन से, विकेंद्रीकरण से 2 सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो 3 सवाल अभी मिसिंग है। यहाँ हो सकता है कि किसी दूसरे विषय खंड के साथ वो सवाल आपको समझाया जाए या उसका आंसर की बताया जाए, क्योंकि मेरे पास ये जो क्वेश्चन की लिस्ट है उसमें वो सवाल नहीं है ना। उसकी जगह हमको लग रहा है कि थोड़ा सा वो जिन्होंने भी इस कंटेंट को प्लान किया है क्वेश्चंस को, उनसे थोड़ी हेराफेरी हो गई है। बट आप निश्चिंत रहिए, किसी और शिक्षक के द्वारा भी निसंदेह उन प्रश्नों को शामिल कर लिया जाएगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। तो उम्मीद करता हूँ कि पॉलिटी, गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल रिलेशनशिप से संबंधित ये जो प्रश्न आपके सामने हैं, इनके उत्तर से आप परिचित हो गए होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनमें से लगभग सभी प्रश्नों का सही उत्तर किए होंगे। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन या डाउट रहा होगा तो इस चर्चा के साथ अब वो भी नहीं रहेगा। अपनी बात को हम यहीं विराम देते हैं और जब इस परीक्षा का परिणाम आए तो परिणाम आपके पक्ष में आए, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।